हाय फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार मौर्य और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल दी विद्या टाउन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले हमने सामान्य भूगोल पूरा जो है समाप्त कर दिया है, जिसमें हमने आपको जो है 20 टॉपिक जो है 20 वीडियो दिए हैं और इन 20 वीडियो के अंतर्गत बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई जा चुकी हैं। यदि आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो नीचे जो है प्लेलिस्ट आपको इन स्क्रीन में मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं आज पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में ऑर्गन ऑफ द अर्थ कहते हैं, ठीक है, ऑर्गन ऑफ द अर्थ। अब इसको हम पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी कास्तेंद्रा वफन, ठीक है, कास्तेंद्रा वफन द्वारा 1749 ईस्वी में, कब 1749 ईस्वी में दिया गया। मतलब कास्तेंद्रा वफन जो थे खगोल शास्त्रीय थे, इन्होंने 1749 ईस्वी में जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम परिकल्पना का प्रतिपादन किया और इन्होंने बताया वर्तमान समय में पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में दो प्रकार की संकल्पनाएं दी गई हैं, ठीक है। मतलब जो है दिया गया सर्वप्रथम जो है कास्तेंद्रा वफन ने दिया था और इन्होंने बताया कि मतलब जो है इसके बारे में दो संकल्पनाएं जो है दी। पहली थी अद्वैतवादी और दूसरी थी द्वैतवादी संकल्पना, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, पहली अद्वैतवादी संकल्पना और दूसरी द्वैतवादी संकल्पना। मतलब जो है इसको समझने के लिए दो प्रकार की संकल्पनाएं हमारे सामने हैं। सबसे पहले तो कास्तेंद्रा वफन ने ही किया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो आपको बता देना है फ्रांसीसी कास्तेंद्रा वफन के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया, तो 1749 ईस्वी में, ठीक है। वर्तमान समय में यदि हम वर्तमान की बात करें तो पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में दो प्रकार की संकल्पनाएं जो है दी गई हैं। पहली हमारी जो है वो अद्वैतवादी है, इसको हम अंग्रेजी में मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है, मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट। और द्वैतवादी संकल्पना, इसको हम ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे हम आते हैं अद्वैतवादी संकल्पना पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया है, इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं इस प्रकार से। अब इसको पढ़ते हैं, अद्वैतवादी संकल्पनाएं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। पहली इसके बारे में दो संकल्पनाएं हैं जिनको हम पढ़ेंगे। पहली है कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, ठीक है। ये कांट के द्वारा दी गई है और इस परिकल्पना का नाम जो है वो है वायव्य राशि परिकल्पना। आपसे पूछा जा सकता है वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो कांट ने किया था, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में हम कांट गैसियस हाइपोथेसिस, ठीक भी कहते हैं, ठीक है। और इसको जर्मन दार्शनिक कांट ने 1755 ईस्वी में, ठीक है, जर्मन दार्शनिक थे, जर्मन के रहने वाले थे और ये दार्शनिक थे और इनका नाम कांट था। इन्होंने 1755 ईस्वी में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इस पर आधारित वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इसके कारण तप्त एवं गतिशील निहारिका, जिसे हम नेबुला भी कहते हैं, से कई गोल छल्ले अलग हुए जिनके शीतलन से, ठीक है, सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी भी इनमें से एक है, परंतु इस सिद्धांत में कांट ने गणित के सिद्धांतों का गलत प्रयोग किया क्योंकि यह कोणीय संवेग के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा एक हमारी निहारिका है नेबुला, इससे कई छल्ले निकले हुए हैं, ठीक है, और उन्हीं छल्लों ने बाद में जो है ग्रहों का और पृथ्वी का निर्माण किया है। लेकिन इन्होंने जो इसमें कोणीय संवेग के नियम का पालन जो है करता नहीं है इनका ये, तो इन्होंने गणितीय सिद्धांत जो लगा दिया वो गलत था, ठीक है, इसलिए इसको जो है माना नहीं गया।
तो आगे आते हैं हम अगला बी जो हमारा है अद्वैतवादी, ठीक है, संकल्पना में जो दूसरा खंड हमारा है वो है लॉप-लॉस की निहारिका की परिकल्पना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, लॉप-लॉस की निहारिका की परिकल्पना। फ्रांसीसी विद्वान लॉप-लॉस ने 1787 के सिद्धांत को, ठीक है, संशोधित करते हुए बताया कि एक विशाल तप्त निहारिका से पहले एक ही छल्ला बाहर निकला जो कई छल्लों में विभाजित हो गया। इन्हीं के शीतलन से विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। इसको समझने के लिए, समझाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियर है। इन्होंने पहले वाले जो हमारा इससे पहले वाला जो संकल्पना थी, ठीक है, इसको इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है, या कह सकते हो वायव्य राशि जो है 1755 में दिया गया था, ठीक है, इसको इन्होंने जो है चेंज कर दिया, ठीक है, और उसी को विपरीत बता दिया कि उसमें कई छल्ले निकले थे, इसमें एक ही छल्ला निकला और उसी का शीतलन होने से बाद में ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम द्वैतवादी संकल्पनाएं, ठीक है, कौन सा, द्वैतवादी संकल्पनाएं, ठीक है, और इसको इंग्लिश में ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला हमारा जो है एक खंड है, इसमें भी दो संकल्पनाएं हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है हमारा जो चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, ठीक है, जो चैम्बरलिन है और मोल्टन है, इनकी ग्रहाणु परिकल्पना है। इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया है, तो इसको पढ़ लेते हैं। यह द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत आने वाले सिद्धांत हैं, ठीक है, मतलब यह द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत आने वाले सिद्धांत हैं जिसका प्रतिपादन चैम्बरलिन और मोल्टन ने 1905 ईस्वी में, ठीक है, किया था। इसके अनुसार ग्रह निर्माण तप्त गैसीय निहारिका से नहीं वरन ठोस पिंड से हुआ है। अब ये इन्होंने बताया कि जो ग्रह का निर्माण है वो तप्त गैसीय निहारिका से नहीं हुआ है, ठीक है, और इन्होंने ये बताया कि इसका जो निर्माण हुआ वो ठोस पदार्थों से हुआ है, ठीक है, अब जो ठोस पिंड होते हैं हमारे उनसे हुआ है। प्रारंभ में दो विशाल तारे थे, इन्होंने बताया प्रारंभ में दो विशाल तारे थे, नंबर 1 सूर्य था और नंबर 2 उसका साथी अन्य तारा था, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि एक सूर्य था और उसका साथी अन्य एक तारा था। या जब यह अन्य विशाल तारा सूर्य के पास पहुंचा, ठीक है, इन्होंने बताया कि जब अन्य तारा जो है सूर्य के पास पहुंचा तो उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के कारण, मतलब जो है उसकी आकर्षण शक्ति थी उसके कारण सूर्य के धरातल से असंख्य कण अलग हो गए, ठीक है, मतलब जो है उसमें उसके जो सूर्य के कुछ कण थे वो अलग हुए आपस में मिलकर, और वो यही कण जो थे आपस में मिलकर पृथ्वी की व अन्य ग्रहों के निर्माण का कारण बने, ठीक है, इन्होंने ये बताया है। अगली संकल्पना जो है उसको देख लेते हैं हम द्वैतवादी में, ठीक है, ये लास्ट संकल्पना है हमारी फ्रेड होयल व लिटिलन की अभिनव तारा परिकल्पना, ठीक है, ये अभिनव तारा परिकल्पना है। अपनी पुस्तक नेचर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है और कई बार तुम्हारी 6 से लेकर 12 तक की क्लासेज हैं वहाँ भी पूछा गया है, दोनों जगह पूछा गया है, तो इसको आप देख लेना। नेचर ऑफ द यूनिवर्स किसकी पुस्तक है, तो ये फ्रेड होयल व लिटिलन की पुस्तक है, ठीक है, और इस 1939 ईस्वी में उन्होंने नाभिकीय भौतिकी से संबंधित सिद्धांत देते हुए बताया कि ग्रहों की उत्पत्ति में 3 तारों की भूमिका रही है, ठीक है, 3 तारों, इन्होंने बताया 3 तारों की भूमिका रहती है। इस सिद्धांत में ग्रहों का संबंध तारों से ना होकर उसके साथी तारे के विस्फोट से हुआ है। इनका सिद्धांत ग्रहों में आपसी दूरी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ग्रहों में आपसी दूरी, ग्रहों में कोणीय संवेग, ठीक, की अधिकता तथा ग्रहों का तुल्य सूर्य की तुलना में अधिक घनत्व की व्याख्या करने में समर्थ है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमारी जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में जो संकल्पनाएं थी उसको हमने जाना, और अब हम आगे कल जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी प्रत्येक अपडेट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। और ऐसी ही वीडियो मैं रेगुलर लाता रहता हूं, इसका मतलब जो है इसका लाभ अन्य लोग भी उठाएं, इसलिए आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। सो थैंक्स, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।